थैंक गॉड आज इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। हाँ हाँ मैम, कुछ नहीं समझ में आता स्कूल में तो ओह, न्यूमेरिकल्स। मैम आज आप इलेक्ट्रिसिटी करवा रहे हो। मैम बहुत मुश्किल चैप्टर लगा ये, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत मुश्किल लगता है। नहीं नहीं बेटा, न्यूमेरिकल्स इसके बहुत सिंपल हैं। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज तो जब अपनी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लें तो एक वन शॉट बना लेते हैं जिसमें कि 35 PYQs हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं ये, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आए हैं। अब ये PYQs हम लोग डिस्कस कैसे करने वाले हैं ये आप समझ लो। टफ लग रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद इस वन शॉट को देखने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। कैसे क्रिस्टल क्लियर होने वाला है? क्योंकि हर एक फॉर्मूले के PYQs हमने डाले हैं कि भाई किस फॉर्मूला का क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और ये भी पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं इस फॉर्मूला में से। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से वीडियो को खत्म करने की। तो बेटा आप लोग भी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटर शालिनी, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज को रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हो? आप लोग ना एक फॉर्मूला उठाते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो, वरना आप लोग सबके सब मिला जुला के सारे फॉर्मूलाज रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि हाँ ये सारे के सारे फॉर्मूलाज है, चलो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे मैथ्स करते हैं ना हम लोग, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं भाई, हर एक फॉर्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइजेज होती है हमारे पास, है ना, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या सॉल्व करते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी अब आपको समझ आ जाए, अब आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी टफ ना रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो आपके पास टॉपिक्स हैं, सबसे पहला आपका चार्ज से रिलेटेड टॉपिक है ना, जिसमें कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना, 1 कूलम 1 एम्पियर के बराबर है। तो चार्ज के बारे में बात होती है पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो। थर्ड टॉपिक आपके पास है ओम्स लॉ, है ना। फोर्थ टॉपिक है आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि किस तरह से हम जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं या रजिस्टर होता है उसको किस तरह से हम कंबाइन करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, ताकि हम अपनी विलिंगनेस से करंट को ड्रॉ कर सके, है ना, करंट को कम ज्यादा कर सके, सिंपल सी बात। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है इसमें रेजिस्टिविटी। फिर आपके पास टॉपिक आ जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, पार, है ना, पार के बारे में बात होती है। तो ये सारे के सारे पहले एक बार हम लोग एक समरी देख लेते हैं सारे फॉर्मूलाज की, ताकि फिर जब आप क्वेश्चंस करोगे इसमें फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा आप लोग उसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे, है ना। दोस्ती करना भी तो जरूरी है ना फॉर्मूलाज के साथ, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो, तो हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहला फॉर्मूला, लिस्ट बना लो भाई फॉर्मूलाज की। सबसे पहले हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है, जिसको कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्या है? हमारा चार्ज है ना। तो चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर बात आ जाती है करंट की। करंट क्या है हमारा? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब भी रेट वर्ड आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी रेट वर्ड आ जाएगा ना बेटा, तो रेट का मतलब कि भाई हम कंपेयर कर रहे हैं, अपॉन में टाइम लगा देना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि Q अपॉन T। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद हमने देखा कि करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? Q अपॉन T। इसके बाद आपके पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का। ये सब अभी एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी आप लिस्ट बनाते जाओ। ठीक है, इसके बाद आपके पास फॉर्मूला आ जाता है कॉम्बिनेशंस का, कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, है ना। तो पहली बात आ जाती है सीरीज की। अगर मुझे वहां पर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सीरीज में, तो R1 जितनी भी रेजिस्टेंस लगी है उस सबका सम हम लोग ले लेते हैं, R1, R2, R3 एंड सो ऑन। अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, अगर मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड जो भी जितनी भी रेजिस्टेंस दे रखी है वो। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक 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 ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमने कॉम्बिनेशंस तक देख लिया। अब हमारे पास किसकी बात आ जाती है बेटा? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कलर ब्लैक ज्यादा विजिबल है, व्हाइट
ब्लैक ज़्यादा विजिबल है तो ब्लैक को रख लेते हैं, चलो वाइट ही रखते हैं अभी फिलहाल। इसके बाद बात आ जाती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, यह है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जिसको कि हम रो यानी कि रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी L/A, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। फिर इसके बाद आपके पास पार का फॉर्मूला हो जाता है। तो पार क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब अगर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तो हमारी पावर ज्यादा है, और अगर धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो हमारी पावर कम है। तो रेट वर्ड आ गया तो यानी कि हम नीचे टी जरूर लगाएंगे, और वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पार। अब पार का एक और फॉर्मूला आपके पास, पार का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है। ओम्स लॉ किया था, अच्छा ओम्स लॉ रह गया हमारा यहां पर। फिर आपके पास ओम्स लॉ आ जाता है। ओम्स लॉ में हमें रिलेशनशिप बताते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला हमारा रह गया। अब ओम्स लॉ आपने किया था यहां पर, है ना, ओम्स लॉ में हमने देखा था V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर मैं इस V को हटा दूं, इस V की जगह मैंने आई आर लिख दिया और ये वाला I यही रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैंने यहां से I हटा दिया तो हमारा I का फॉर्मूला यहां पर क्या बना था? V अपॉन R। तो मैंने अगर यहां से I हटाया तो फॉर्मूला बन गया V अपॉन R। तो इसका फॉर्मूला क्या मिल गया? एक और हमें V स्क्वायर R मिल गया। बात समझ आई? तो अब हमारे पास और कौन कौन से फॉर्मूलाज हो गए? एक ओम्स लॉ भी आ गया हमारे पास, है ना। फिर हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, फिर हमने पार का फॉर्मूला देखा, फिर पार का एक और फॉर्मूला देखा, है ना। और उसी फॉर्मूला से हमारे पास जो बाकी के फॉर्मूलाज बन रहे थे उसकी भी हमने बात की, है ना। उसी से हमारे पास बाकी के जो फॉर्मूलाज बन रहे थे हमने उसके बारे में भी बात की। अब इसके बाद हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, जिसमें कि हम हीट की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, हीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो कि है हमारे पास I स्क्वायर RT। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ एक लिस्ट बनवाई है फॉर्मूलाज की। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक लिस्ट बनवाई है फॉर्मूलाज की। पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज यहां पर हैं, ठीक है। अब हम हर एक फॉर्मूला से रिलेटेड PYQ सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो बस अभी आपने लिस्ट बनाई है ना, अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला आ जाता है Q इज इक्वल्स टू NE या I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो Q क्या है? हमारा चार्ज है ना, अभी जस्ट बताया। Q क्या है बेटा? Q क्या है? चार्ज। NE क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज NE। I क्या है? करंट, जिसको कि हम एम्पियर में बात करते हैं। I क्या है? करंट। और चार्जेस पर यूनिट टाइप पे कितने चार्ज फ्लो हो रहा है वही हमारा करंट बताता है ना, कि भाई कितना चार्ज फ्लो हो रहा है या किस रेट पे चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर फ्लो ऑफ चार्ज का रेट जो है वो कम है तो करंट भी कम है, और अगर फ्लो ऑफ चार्ज का रेट ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना कहाँ क्या चार्ज है, कूलम क्या है, एम्पियर क्या है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो ये बिस्लरी की बोतल है, ठीक है। ये बिस्लरी की बोतल क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। ये बोतल क्या है? मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस बोतल के अंदर जितना भी पानी है वो क्या है? उसका चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ चार्ज है, प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, है ना, कूलम्स, ठीक है। इतना चार्ज प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो अगर मैंने यहां पर बात की, इसको क्या बोला था हमने भाई? इसको बोला था हमने इलेक्ट्रॉन। बॉटल को हमने बोला था इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारी बॉटल? और इसमें जो पानी है वो क्या है? चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज।
अब आप देख रहे हो ये कार्टन है, इसमें बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। तो हमने इसे बहुत सारी बॉटल्स नहीं बोला ना, हमने इसे क्या बोला, कार्टन बोला। तो ये जो एक कार्टन है जिसमें बहुत सारी बॉटल्स हैं, ये जो बहुत सारी बॉटल है हमारी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है, एक कार्टन के अंदर है, वो एक कार्टन जो है वो एक कूलम बोलेंगे। तो एक कूलम के अंदर बेटा, एक कूलम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक कूलम के अंदर कैपिटल सी लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक कूलम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, भाई पानी की बॉटल खाली तो नहीं है ना, भरी हुई है ना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज भी प्रेजेंट है। तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज भी प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक कूलम का मतलब 1 एम्पियर। बात समझ आई? एक कूलम का मतलब 1 एम्पियर। अभी ये सब हम सॉल्व करके बताएंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज क्या है ना, और कूलम क्या है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर जैसे हमारे पास, अब हम बाकी की जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, वो इन क्वेश्चंस के अंदर ही हो जाएगी कि भाई एक कूलम के पास कितना चार्ज है ना, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब चीजें अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो पीवाईक्यूज में हमारे पास ऑलरेडी दे रखी हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अभी हमने बात की थी कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। एक बार कलर देखें, कलर विजिबल है, ये वाला रेड कलर विजिबल है ना, तो व्हाइट कलर ही रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो एक कूलम चार्ज के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी हमने देखा Q इज इक्वल्स टू NE होता है। Q क्या है, चार्ज है ना, जिसको कि हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये बताना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो ये तो 1 कूलम दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, तो Q अपॉन E इज इक्वल्स टू N हो जाएगा। Q कितना है, 1 है, ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई ये भी कूलम, ये भी कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ आ गई, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसको वहां पर आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, इसको आप याद रखोगे कि भाई एक कूलम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम के पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई एक कूलम के पास। बॉटल तो में भी हो सकता है 12, 15, 16 हो, ठीक है, लेकिन वो जो एक कूलम चार्ज है उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, और उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज भरा हुआ होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड इज 12 कूलम। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल। करंट की बात आ गई, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, है ना, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T की बात आ गई। तो हमें क्या दे रखा है भाई, इन्होंने दे रखा है चार्ज जो कि है 12 कूलम, और टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकेंड, 4 3 जा 12, तो कितना करंट हुआ, 3 एम्पियर, ठीक है। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड फ्लो पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, क्रॉस सेक्शन का मतलब कि जिस एरिया में से वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है वो सेक्शन, सिंपल सी बात, जिस एरिया में से वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है वो सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड पार्ट में हमें बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, एन फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट वुड फ्लो पर सेकेंड
टाइम कितना दे रखा है बेटा 1 सेकेंड। थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट, आई कितना दे रखा है 1 एम्पियर फ्लोज इन इट, हमें एनी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। I कितना है 1 है ना, देखो हमें Q निकालना है ना, तो I इंटू टी हो जाएगा। करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, तो 1 कूलम Q हो गया तुम्हारा। और जस्ट अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था Q इज इक्वल्स टू एनी, तो हमें N निकालना है, तो Q यहां से E हटा देते हैं, शॉर्ट में लिखा था। ठीक है, तो E नीचे आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं, जस्ट अभी हमने ऊपर भी सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई 1 कूलम चार्ज 1 एम्पियर के बराबर है। जस्ट अभी हमने प्रूफ किया 1 एम्पियर करंट के बराबर है, यहां से हमने ये बात बोली है। ठीक है, समझ आ गई, आ गया समझ। 1 कूलम चार्ज 1 एम्पियर करंट के बराबर है। कोई डाउट किसी को, समझ आ गया। तो ये जो 3 क्वेश्चन है 2016 में, देखो 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, और भी ऐसा नहीं है पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसी में से आएगा, जो भी आएगा इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है बेटा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, है ना। तो लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो भाई उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगी कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, सीधी सी बात है ना। नेचर क्या, कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, ये बात हो गई। इंसुलेटर मतलब कि जो रोकेगा, जैसे रबर इंसुलेटर है। कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करेगा, जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर हो गया, है ना, गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर हो गया, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक इंसुलेटर हो गया और एक हो गया हमारा कंडक्टर। तो ये तो हो गई रेजिस्टिविटी, नेचर बताती है। रेजिस्टिविटी क्या बताती है, नेचर क्या है उसका। फिर लेंथ, मान लो एक पाइप की तरह, जैसे कि पाइप की लेंथ बहुत लंबी है और आपने नल खोला और वो पाइप आपके लॉन तक जाता है ना, और एक पाइप की लेंथ छोटी है, बहुत छोटी सी है, एक तो लॉन तक जा रहा है, बाहर तक जा रहा है, और एक की लेंथ सिर्फ इतनी सी है। तो पानी किसमें से पहले बाहर आएगा, जिसकी लेंथ छोटी है ना। तो फ्लो ऑफ करंट भाई किसमें, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, लेंथ के। कि लेंथ बढ़ा दी तो रुकावट बढ़ा दी, देर से पहुंचेगा, और लेंथ कम कर दी तो रुकावट कम कर दी, जल्दी पहुंचेगा। पानी के पाइप की तरह हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। कि अगर एरिया बढ़ा दिया तो ज्यादा अमाउंट में करंट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट का बढ़ना रेजिस्टेंस का कम होना है, रुकावट कम होगी, करंट ज्यादा जाएगा। और अगर एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिर्फ इतना ही करंट जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसमें रेजिस्टेंस कम हो गया। बात समझ आई। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप बताई किस किस के बीच में, कि रेजिस्टेंस जो है वो हमको बता रहा है क्या क्या रिलेशनशिप है, कौन से 2 फैक्टर्स हैं किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। ठीक है, कि भाई जिस पे करंट डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से ऐसे 2 फैक्टर हैं किसी भी कंडक्टर के जिस पे रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर आप इनमें से कोई भी फैक्टर लिख देना बेटा, सिंपल सी बात। पहला लिख देना आप लेंथ के बारे में, फिर एरिया के बारे में, कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अगर लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन
रेजिस्टेंस एंड बिटवीन रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ अ कंडक्टर, कि अगर एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और अगर एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ आई? कोई डाउट किसी को? तो पहला वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा। सेकंड है स्टेट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड, ये तो लिख ही लोगे आप, वही सेम फैक्टर्स हैं हमारे पास, है ना। अ पीस ऑफ वायर, इसमें क्वेश्चन दिया है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm is connected to battery of 12 volt. Find the amount of current flowing through it. Now the same wire is redrawn by stretching it to double its length. Find the resistance of the new redrawn wire. प्रॉब्लम होती है ऐसे सब क्वेश्चंस में, और जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, पहले ये समझना। पहला पार्ट तो हमने कर लिया, तो अभी इस पार्ट को तो हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने कर लिया है। यहां से कर रहे हैं, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 6 ओम की रेजिस्टेंस गिवन है आपके पास, और बैटरी वोल्टेज कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, आई निकालना है। सबसे पहले तो आई निकालना है, ओम्स लॉ की बात हो रही है, वी भी है आर भी है, आई नहीं है, तो ओम्स लॉ लगा ले यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, तो हम V के नीचे ले जाएंगे R को, तो हमें I मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि भाई वोल्टेज है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6, तो करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर का करंट हो गया, 2 एम्पियर का करंट हो गया। समझ आ रहा है ना? पक्का ना? ठीक है, हमने पहला वाला देखो कितनी आसानी से कर लिया, कुछ था इसमें। अब इसके बाद इन्होंने बोला है, नाउ द सेम वायर इज रीड्रॉन बाय स्ट्रेचिंग इट डबल इट्स लेंथ। अब इसी वायर को स्ट्रेच किया, तो कभी आपने देखा है वायर किस चीज की होती है, इंसुलेटर की होती है ना, रबड़ की होती है ना। अब रबड़ को अगर खींचते हो तो उसकी लेंथ बढ़ती है, तो थिकनेस कम होती है नहीं होती है। तो जितना उसको खींचोगे, जिस अमाउंट में लेंथ बढ़ेगी, उसके इनवर्स में थिकनेस कम होगी। अगर लेंथ 2 टाइम्स हुई तो थिकनेस हाफ हो जाएगी। ये बात समझ लो इस बात को। तो इन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि उसको खींचा है, इन्होंने थिकनेस की बात नहीं की, लेकिन थिकनेस की बात अब हम करेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक वायर है, मान लो इतनी लंबी वायर थी, इसको स्ट्रेच किया, इसको खींचा, जब इसको खींचा तो इसकी जो लेंथ है वो तो बढ़ गई, लेकिन इसको जो थिकनेस है वो हाफ हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग इट्स, अगर इसकी लेंथ L थी तो स्ट्रेच होने के बाद ये 2L हो गई। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी हो गई, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, A/2। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू, नाउ द सेम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। अब ये जो नई वायर है इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, चलो लेंथ कितना है, हमें नई वायर का, ये पुरानी वायर का था, मैंने R' लगा दिया नई वायर का। तो रेजिस्टिविटी, नेचर तो नहीं चेंज होने वाला, क्या नेचर चेंज हो जाएगा खींचने से तार को, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी उसकी, क्योंकि सेम वायर को कर रहे हैं। लेंथ कितनी हो गई बेटा, 2 टाइम्स हो गई। एरिया कितना हो गया, A/2। अब ये रेजिस्टिविटी यही रहेगी, 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 2 इंटू 2L अपॉन नीचे रह जाएगा A। तो ये कितना मिल गया, 2 2 जा 4, है ना, तो रो 4L अपॉन A। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 को हम बाहर ले आए, तो यहां बचा रो L अपॉन A। अब रो L अपॉन A क्या था, रेजिस्टेंस आना, तो हमारा R' किसके बराबर हो गया, 4 टाइम्स ऑफ R। तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आया कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स हो गया पुराने वाले रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। कुछ था इस क्वेश्चन में, सिंपल था, क्वेश्चन समझने वाली बात है सारी की सारी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, परी हो रहा है।
चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं. A cylinder of material is 10 centimeter long and has cross section 2 centimeter square. Its resistance is 20 ohm. एक सिलेंडर है, ठीक है, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये बोला ना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड हैज क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, यानी कि ये भाई सिलेंड्रिकल है ना, तो उसका एरिया अंदर वाला सर्कुलर, यहां से ये सर्कल ही है ना, तो इसका एरिया दे रखा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसका एरिया कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास एल कितनी दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर. अच्छा, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर. ये याद रखना, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा ओम मीटर होती है. तो अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रही हूं, तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ इधर जरा ध्यान से देखना. R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए. इधर चला जाएगा R के पास, नीचे आ जाएगा L. R का मतलब क्या हो गया रेजिस्टेंस ओम में, A का मतलब मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी मीटर में होती है ऐसा यूनिट, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर. तो यानी कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हुई ओम मीटर, याद रहेगा. अब हमारे पास ओम में तो दे रखी है रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो बाकी का जो भी हमारे पास लेंथ है ना, वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है मीटर में. बात समझ आई. तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, है ना. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/10 मीटर, सॉरी 1/100 मीटर. तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 10/100 मीटर, 0 से 0 कट गया, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ 0.1 मीटर. तो हमने लिख दिया 0.1 मीटर. इसके बाद इन्होंने एरिया हमें दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 बार सेंटीमीटर आ रहा है, 2 बार सेंटीमीटर आ रहा है. तो इसका मतलब क्या मैं इसको, अब मैं इसी को यहां पर ही लिखूंगी, मेरे पास 2 बार सेंटीमीटर आया, ठीक है. तो 1 बार सेंटीमीटर का मतलब अगर 1/100 है, 1/100 मीटर है, तो 2 बार सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 1/100 इंटू 1/100 मीटर, है ना. तो 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 2 इंटू, बोलो कितने जीरोस आ जाएंगे, यहां 1 मत लगाना वरना कंफ्यूज हो गए. 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये 2 इंटू, इसको ऐसे लिख लेना, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. हुआ नहीं हुआ, हुआ ना. तो मैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर लिख सकती हूँ एरिया. अब हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको सिंपल. क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक होगी एग्जाम में, पक्का बेटा. अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है. वैसे हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो यहां तक हो गया हमारा, हमने लेंथ भी निकाल ली, एरिया भी निकाल लिया, किसमें मीटर्स में. हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है. तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ये है रेजिस्टेंस और ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है. रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ अ कंडक्टर. तो इसका फॉर्मूला है RA/L. तो रेजिस्टेंस कितना है इसका बेटा, कितना दे रखा है 20 ओम. एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन ये कितना है 0.1 मीटर, ठीक है. 0.1 का मतलब क्या हो गया, इसका डेसिमल अगर हम अरेंज करें तो ऊपर आ जाएगा 10, है ना. या ऐसा करते हैं हम, ऐसा ना करके इसको सिंपल, इसको लिख देते हैं 40 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा -3, है ना. एक कम हो जाएगा इसमें से. तो 40 इंटू 10⁻³ क्या मिल रहा है हमें ओम मीटर. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 40/1000, तो 0 से 0 कट गया,
तो 0.04 ओम मीटर। 04 तीन जीरो थोड़ी है, एक जीरो से एक जीरो कट गया ना। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या कोई डाउट है यहां तक? अगर है तो बताओ, फिर वापस से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अश्मीत हो गया अच्छे से? पर ये आया समझ? धान्या समझ आ गया? क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर? डेसिमल तुमने ये गलत अरेंज किया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह से हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी कर लिया, रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला कर लिया एक और, है ना। अब हमारे पास बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या एग्जैक्टली? देखो पोटेंशियल डिफरेंस की भाई एक चार्ज को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगी, एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितनी भी एनर्जी लगी वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो किस रेट में वो वर्क हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉट किस रेट में नहीं, कितने अमाउंट में एनर्जी लगी, किस रेट में नहीं, कितने अमाउंट में। रेट में वर्क होगा तो वो पार हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। चलो, तो यहां पर हमने क्या बात की? हमने बात की कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगी। अब एनर्जी लगेगी तो काम होगा नहीं होगा? वर्क डन होगा ना। ठीक है, तो वर्क डन हुआ एक चार्ज को ले जाने के लिए, वही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल्स टू W/Q हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट सेट टू बी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब पे कहलाएगा कि भाई जब 1 जूल वर्क डन हुआ है, जब 1 जूल वर्क डन हुआ है एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एक कूलम चार्ज को यहां से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क डन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। बस, ठीक है, तो वोल्ट बता दोगे अब, डिफाइन वोल्ट। नाउ कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस इफ 100 जूल वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग 20 कूलम चार्ज। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व? क्या ये कर सकते हो तुम लोग खुद से? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 जूल वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा बेटा? हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q। वर्क डन कितना है? 100 जूल का। 100 जूल का वर्क डन है और चार्ज कितना जा रहा है? 20 कूलम का। तो 5 वोल्ट चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ है। आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या अभी तक जो हमने किया वो टफ लगा? बेकार में डरते हो? बताओ, डरपोक बच्चे, तुम लोगों का नाम डरपोक बच्चे। ठीक है ना। धान्या पता चल रही है क्या मिस्टेक्स हो रही हैं कन्वर्जन में? तो ध्यान से करो कन्वर्जन को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ओम्स लॉ पे आ गए। तो ओम्स लॉ में हमारे पास एक रिलेशनशिप दे रखी है। ठीक है, एक रिलेशनशिप दे रखी है। क्या रिलेशनशिप दे रखी है? करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है। करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप दे रखी है। ठीक है, कि अगर करंट बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी और अगर करंट कम हुआ तो वोल्टेज भी कम होगी। करंट क्या है? चार्ज ही तो है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब उस चार्ज को ले जाने के लिए कुछ वर्क डन होगा नहीं होगा? वो वर्क डन ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वोल्टेज है ना। तो करंट बढ़ेगा तो काम भी बढ़ जाएगा, काम बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? V और I में। ये हमें ओम्स लॉ बताता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ बता दोगे आप लोग? डेफिनेशन लिख लोगे? हमारा फॉर्मूला क्या ओम्स लॉ का? V इज इक्वल्स टू IR। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ओम ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? If a heater of resistance 100 ohm is connected to the same source instead of the bulb, calculate the current drawn by the heater. इसी में बच्चों की टाइम फेस हो जाती है। अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन पढ़ लिया। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो।
स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। जैसे यहां पर क्या बोला है भाई, इन्होंने पहली बात तो सीधी सी ये बोली है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की है ना। अब उस इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस दे रखी है तुमको और वोल्टेज दे रखी है, तो क्या तुम करंट नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे कि बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, निकाल लोगे। बस उसके बाद फिर इन्होंने बोल दिया, अब उन्होंने हीटर की रेजिस्टेंस दे दी, अलग अलग निकालो दोनों को, अलग अलग निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना दे रखा है? 1100 ओम। उसके बाद इन्होंने दे रखा है वोल्टेज, हमें कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। अब हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर, बड़े प्यार से हमने लिख दिया। हमारे पास V भी है और R भी है, हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? I के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। V कितना है बेटा? 220 वोल्ट। ये 1100, 0 से 0 कट गया, 11 2 जार 11 1 जार, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, है ना? तो कितना हो जाएगा? 0.2, और करंट है तो एम्पियर। देखो कितना प्यारा सा और कितना छोटा सा और कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला है इफ द हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस, अब इन्होंने रेजिस्टेंस चेंज कर दी, लेकिन करंट, वो तो वोल्टेज तो सेम है ना। ठीक है, वोल्टेज तो सेम है। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस ऑफ हीटर की बात कर लेते हैं। कितना दे रखा है? 100 ओम। वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है। अब हमें बताना है हीटर कितना करंट ड्रॉ करा, नहीं बता पाओगे, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया। तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज है 220, ये 100, 0 से 0 कट गया, तो 2.2 एम्पियर करंट जो है ये ड्रॉ कर रहा है। तो ऑब्वियसली हीटर ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है ना, ज्यादा बिजली खींचता है। कुछ था इस क्वेश्चन में? घबराते हो जबरदस्ती? कुछ भी नहीं है, हलवा चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? तो ये अब आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे आप लोग भी बेटा, और सॉल्व करके कमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करोगे और फिर इसका आंसर लिखोगे, हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, एक बार कर देते हैं, अपने आंसर्स क्रॉस वेरीफाई कर लो। हमें क्या दे रखा है? करंट दे रखा है, यानी कि I दे रखा है हमको कितना? 0.2 एम्पियर, है ना। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 0.8 एम्पियर, और हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। तो रेजिस्टेंस यानी कि हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? V अपॉन I। वोल्टेज कितना है? 0.8, I कितना है? 0.2, डेसिमल से डेसिमल कट गया, लाइक टर्म्स हैं। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। देखो कितना जल्दी जल्दी कर रहे हैं अब यहाँ पर बच्चे। है ना। चलो आ गया समझ कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और क्या क्वेश्चन है ऐसे ही सब पूछते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पावर के फॉर्मूला पे बेटा। पावर अभी बताया था, पावर क्या है भाई? जब ज्यादा एनर्जी लगा दी तो पावर भी ज्यादा आ गई, और जब एनर्जी कम लगाई तो पावर कम हो गई। तो ज्यादा एनर्जी लगाना और कम एनर्जी लगाना कहीं ना कहीं टाइम के साथ रिलेट करते हैं उसको, है ना, टाइम के साथ रिलेट करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, पहला फॉर्मूला हो गया पावर का, एनर्जी अपॉन टाइम। कंफ्यूज मत होना, पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम, और वोल्टेज का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। तो ये एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी लगा रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, तो W अपॉन T भी लिखते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होना, W अपॉन T भी लिखते हैं। तो क्योंकि वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, अगर काम जल्दी हो गया तो पावर ज्यादा लगा दी, पावर ज्यादा है, और अगर काम देर से हुआ तो एनर्जी कम थी तभी देर से हुआ ना, तो पावर भी कम है। लेकिन जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ हर एक चार्ज को ले जाने के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? पावर क्या होता है बेटा? पावर इज रेट ऑफ डूइंग
वर्क। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परी का आते ही एक बात जो बोलती है परी, आते ही सबसे पहले ये बात बोलती है हमसे, मैम आज मैं बहुत थकी हूँ इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे काम किया। बोलती हो ना? थकी होने का मतलब पार कम होना। जब पार कम होगी तो काम भी धीरे धीरे होगा। काम धीरे होगा यानी कि एनर्जी लेस है। एनर्जी लेस है तो पर यूनिट टाइम में काम धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका पार इज इक्वल्स टू W/T। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम यहाँ पर एक बार वापस से रिकॉल कर रहे हैं। पार इज इक्वल्स टू W/T पहला फॉर्मूला, या E/T हम लिखते हैं ताकि आप एनर्जी के साथ इसको रिलेट कर सको। फिर दूसरा है P इज इक्वल्स टू V/I। ओम्स लॉ किया था, V इज इक्वल्स टू IR। बस इसे तो दो फॉर्मूलाज बना दो। देखो अब याद करने की ट्रिक देखो, याद करने की ट्रिक, इसको तो कर दो I²R और दूसरा V² के साथ अपॉन में R आ जाएगा। इसमें I के साथ R मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये I², क्योंकि दो I है ना, I²R, और इसमें V के साथ I मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना, तो V² अपॉन R। ठीक है, ठीक है, तो V² कैसे हुआ पता है? ये V² कैसे हुआ याद है ना? कैसे हुआ एक बार ये भी देख लो वापस से, इसको भी बता देते हैं एक बार कि भाई V की जगह हमने क्या लिखा IR, और ये वाला I एज इट इज रहेगा। अब I इंटू I²R, V की जगह लिख दिया IR और ये I एज इट इज रहेगा I²R। और अगर मैंने V को तो यहीं रहने दिया, I की जगह मैंने क्या लिख दिया V/R। ठीक है, इंटू किसकी जगह लिखा है मैंने? I की जगह लिखा है इंटू V, ये वाला V एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा V इंटू V²R। इसके इसमें V की वैल्यू एज इट इज, I की जगह मैंने V/R लिख दिया। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? फॉर्मूलाज याद हो गए अब? तो क्या लिखोगे? पार का फॉर्मूला V के साथ स्क्वायर लगा के नीचे R लगा देना, और I के साथ स्क्वायर लगा के साथ में R लगा देना। और एक जो नॉर्मल फॉर्मूला है पार का E/T और P इज इक्वल्स टू V इंटू I। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जिससे बाकी के दो फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। हो गया याद अच्छे से? तो पावर ऑफ अ लैंप इज 60 वॉट। पावर की ऐसा यूनिट वॉट। तो आपको पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? 60 वॉट। एनर्जी दे रखी है 1 सेकेंड। अच्छा सॉरी, टाइम दे रखा है, हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है। टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, तो हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने किया, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। इधर जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी। पावर कितना है? 60, टाइम ये, तो एनर्जी कितनी हो गई? 60 जूल। ऐसा यूनिट जूल। वर्क डन है ना? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सोचो 2 नंबर का या 3 नंबर का आता तो तुम लोग छोड़ के आ जाते, फिर क्या होता बाप। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रेटेड 100 वॉट 250 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब दिमाग में आप लोग याद रखोगे, दिमाग में बेटा क्या याद रखोगे? क्या क्या दे रखा है आपके पास? पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या क्या बोला था? V²/R कर देना वोल्टेज के साथ। तो पावर का फॉर्मूला V²/R हो गया। पावर का फॉर्मूला V²/R हो गया। तो हमें R ही निकालना है। तो R कितना हो जाएगा? V²/P। वोल्टेज कितनी दे रखी है भाई? 250 इंटू 250। पावर बोलो जल्दी से। 100, 25 गुना 25, 625। और यूनिट क्या आएगी? ओम्स। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, नन्हा सा क्वेश्चन। तो कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसे ही डरे पड़े हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस? जितनी ज्यादा, सिंपल सी बात, जो जितनी ज्यादा वॉट का है वो रेजिस्टेंस ज्यादा खाएगा।
ये 50 वॉट का है, ठीक है, और ये 25 वॉट का है, 50 वाट वाला। ठीक है, एट द सेम वोल्टेज पे। यानी कि अब इसको सॉल्व करके दिखाओगे, मान लो इसको सॉल्व करके दिखाओगे तो आप क्या करोगे, देखो बल्ब को गर्म होने के लिए पहले बल्ब क्या करता है ना, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है बेटा, हीट एनर्जी में, फिर वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हीट एनर्जी अगर भाई ज़्यादा वो कन्वर्ट करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा लाइट देगा, तो ज़्यादा वॉट का बल्ब ज़्यादा बिजली खाएगा, समझ लो इस बात को, ठीक है। इसलिए जो हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे टाइम पे लाल वाले छोटे छोटे बल्ब जलते थे रात को, नाइट लैंप की तरह ना, ब्लू कलर के चलते थे, है ना। तो अब हो जाएगा वाला क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला, विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, हमें क्या दे रखा है, पार दे रखी है, और इन्होंने बोला है एट सेम वोल्टेज, ठीक है। तो पार का फॉर्मूला V² अपॉन R, क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहां पर, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, तो R इधर रखेंगे, ये हो जाएगा V² अपॉन P1, और दूसरा R1 R2 V² अपॉन P2। तो P1 इसको रख लेते हैं, V एज इट इज रहेगा 25, और इसका V भी एज इट इज रहेगा 50। बस इतना करने के बाद आप डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा लग रहा है धन्या। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेट ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बताता है, ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें बताता है कि भाई करंट से या रेजिस्टेंस से या कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, इससे कितने अमाउंट में हीट जनरेट होगी। कि अगर हमने थोड़ा सा भी करंट बढ़ा दिया, अगर करंट 2 टाइम्स कर दिया तो हीट 4 टाइम्स जनरेट होगी, है ना। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो हीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि टाइम बढ़ेगा, ज्यादा देर तक अगर जो है टाइम होता रहेगा, करंट जो है वो पास होता रहेगा, तो हीट भी बढ़ती जाएगी। अब ऑटोमेटिक प्रेसेस वगैरह आ गई हैं, गीजर आ गए हैं, तो क्या होता है, वो कनेक्शन को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है। जब कनेक्शन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है तो टाइम जो है उसका वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया ना, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बात समझे, कोरिलेट कर पाए, तो यही हमें ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बता रहा है। एक सेकेंड बस, एक मैसेज आया है, जरा इसका रिप्लाई दे दें वरना बच्चे वेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की है किसकी, ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की, कि हीट का अमाउंट बेटा डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, करंट पर, रेजिस्टेंस पर, और कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें बताता है ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सिंपल सी बात। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, H इज इक्वल्स टू I² RT। ये है ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। याद हो गया, ठीक है। अब हमें इन्होंने बोला है स्टेट ज्यूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बता दोगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, है ना, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, ओवन हो गया, बहुत सारे अप्लायंसेज है, उसका एग्जांपल दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड। अब करंट को इन्होंने ट्रिपल कर दिया, हाउ डज हीट प्रोड्यूस्ड चेंज। तो हीट कैसे चेंज होगी, करंट को ट्रिपल किया, करंट को, अगर करंट पहले था I² RT, अब नया करंट कितना हो गया, H' से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट को इन्होंने कितना किया बेटा, ट्रिपल किया है ना, ट्रिपल किया, यही बात बोली है ना, और इधर लिख देंगे RT। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, I² RT। अब ये I² RT आपने अगर देखा हो ध्यान से तो यहां पर है हमारे पास, और ये किसका है, I² RT H का है, तो मैं यहां पर H' की जगह H लिख सकती हूं,
और ये h कितना हुआ है, ये 9 तो एज इट इज आ जाएगा और आई स्क्वायर आर टी में लिख दूंगी h, तो 9 टाइम्स हीट हो जाएगी पुराने वाली हीट की, ठीक है। हीट बढ़ जाएगी कि अगर यहां पर रजिस्टर जो है, करंट जो है वो ट्रिपल कर दिया तो करंट थोड़ा सा भी बढ़ता है, अभी बताया था करंट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। बात समझ आई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाते हैं यहाँ पर सीरीज में और पैरेलल में। रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात की कि रेजिस्टेंस क्या करता है भाई, करंट को हमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हम अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग करंट किसी भी डिवाइस में से या किसी भी मतलब पॉइंट से अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग डिराइव कर सकते हैं, है ना। कितना हमें चाहिए, अगर कम चाहिए तो हम कम करंट लेते हैं और अगर ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा करंट लेते हैं। दरवाजे या फाटक तो नहीं लगा रखे उसके लिए, तो उसके लिए जो कंपोनेंट यूज होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। कंपोनेंट यूज होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। और वो जो रजिस्टर होता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एक तरह से गार्ड्स की तरह काम करता है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट को कम करने के काम में आता है, भाई करंट बढ़ाने के काम में भी आता है। हर जगह हमें कम करंट तो नहीं चाहिए होता, पंखे में कम करंट चाहिए, है ना, बल्ब में कम करंट चाहिए, लेकिन हमें एसी में करंट ज़्यादा चाहिए, हमें वॉशिंग मशीन में करंट ज़्यादा चाहिए, हमें टोस्टर में करंट ज़्यादा चाहिए। बहुत सारे अप्लायंसेज ऐसे हैं जिसमें करंट ज़्यादा चाहिए और बहुत सारे अप्लायंसेज ऐसे हैं जिसमें करंट हमें कम चाहिए। घर के अंदर हर तरह के अप्लायंसेज होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस उसमें हमारी हेल्प करता है, अलग अलग जगह हम अलग अलग अनइक्वल अमाउंट में करंट को ड्रॉ कर सके, यानी कि निकाल सके, ले सके। रेजिस्टेंस हमारी हेल्प करता है। अब उसमें भी हमें चेक करना होता है कि भाई रेजिस्टेंस को किस तरह से लगाया जाए कि हमें जितना अमाउंट में करंट चाहिए उतना हम करंट को ले सके। तो हम यहाँ पर दो तरह की कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर क्या होता है, अभी बताया था, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, और अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। तो 1/RT कितना हो जाएगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, हमने अपनी क्लास में करा रखी है, तुम लोगों को सबको आती है ना, अच्छे से आती है ना, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, इसकी डेरिवेशन का वीडियो बना देंगे, ठीक है। आती है इसकी डेरिवेशन भी, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी डिराइव करने के लिए। तो सीरीज का और पैरेलल की हमने बात की, कॉम्बिनेशंस की। भाई करंट अगर हमें करंट कम करना है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और अगर करंट बढ़ाना है, सॉरी, अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, हाँ रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम सीरीज, और अगर हमें रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब करंट कम करना, और रेजिस्टेंस कम करने का मतलब करंट को बढ़ाना होता है, ठीक है। चलो भाई, तो अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, शो हाउ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 9 ओम आर ज्वाइंट टू गेट 13.5 ओम और 6 ओम। प्रॉब्लम होती है 2017 में आया हुआ, स्कूल में भी पूछता ना बहुत बार ये वाला क्वेश्चन, कि हम किस तरह से हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है 9 ओम की, और उन 3 रेजिस्टेंस को किस तरह से हम आपस में लगाएं, कौन से कॉम्बिनेशन में लगाएं, कि पहला कॉम्बिनेशन लगाने के बाद हमको कितना रेजिस्टेंस मिले 13.5 ओम का, और दूसरा कॉम्बिनेशन हमें मिले 6 ओम का। तो अगर आप देखोगे बेटा, हमारे पास R1 R2 R3 दे रखा है, R1 R2 R3 तीनों के तीनों हमारी कितने ओम की हैं बेटा, 9 ओम की है। 13.5 चाहिए हमें, 13.5 चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने 9 + 9 किया वो तो 18 ओम हो जाएगा, मुझे तो कम चाहिए। तो पहले अगर मैंने दोनों को पैरेलल लेके और इसको सीरीज में, या ऐसा करते हैं हम पहले वाले को सीरीज में रखते हैं और बाकी दो को हम
पहले वाले को सीरीज में रखते हैं और बाकी दो को हम पैरेलल में ले जाते हैं। तो ये 9 ओम, ये 9 ओम, ये 9 ओम। तो अब देखना किस तरह से, अगर मैंने ये तो हमारा सीरीज में है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहां पर एक देखो, कुछ आपको ना ट्रिक्स भी बताएंगे, उसको ध्यान से देखना। अगर मैं पहले पैरेलल यानी कि R2 प्लस R3 की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, कितना हो जाएगा 2/9, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई 9/2 यानी कि 4.5 ओम, है ना। अब मैं इस R1 के साथ R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करूं तो R1 तो है 9 ओम का और इसका कितना मिला हमें 4.5, तो मिल गया ना 13.5 ओम। बात समझ आई कि पहले वाले को तो 9 ही है, थोड़ा सा और बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना। तो 9 प्लस 9 तो 18 हो जाएगा। हमें रेजिस्टेंस कम करना था इसमें, तो कम करने के लिए अभी बताया हम पैरेलल में रख देते हैं, सीधी सी बात। आया समझ? कम करने के लिए पैरेलल में रख देते हैं। दान्या आया? नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? पूरे साथ में हो गया। मैंने इसको किया 2/9 किया उसके बाद। देखो देखो देखो, और क्या रेसिप्रोकेट तो होती है ना वैल्यू। 1/RT हमने निकाला है ना, कितना 2/9, तो RT कितना हो जाएगा 9/2 ना, ठीक है। रेसिप्रोकेट कर देते हैं वैल्यू को, आगे इतना। ये तो हमने देखा कि हमें थोड़ी रेजिस्टेंस बढ़ानी थी, ज्यादा नहीं, यानी कि 9 प्लस 9 18 को हमें कम करना था। तो हमने एक को सीरीज में और बाकी दो को पैरेलल में रख के निकाल लिया। अब दूसरा हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 6 ओम का। 6 ओम का मतलब कम रेजिस्टेंस चाहिए, 6 ओम का मतलब कम रेजिस्टेंस चाहिए। तो कम रेजिस्टेंस का मतलब अभी हमने दो को पैरेलल में और एक को सीरीज में रखा था ना, अब हम दो को सीरीज में रख के और एक को उसके पैरेलल में लगा दें। कम करेंगे ना भाई, कम करने के लिए तो पैरेलल में रखना पड़ेगा ना। ये भी 9 ओम हो गया, ये भी 9 ओम हो गया, और हमने 9 18 में से अब हमें कम करना है, तो हम उसके लिए पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। तो सबसे पहले हम R1 प्लस R2 ले लेते हैं। R1 प्लस R2 कितना हो गया भाई 9 ओम प्लस 9 ओम 18 ओम, ठीक है। अब हमने ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा प्लस R3, इसको पैरेलल में लगाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 1/18 प्लस 1/9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 18, यहां होगा 18 प्लस 2 20। मैम वो 1 ही रहेगा ना 18। हाँ ये तो सॉरी 1 रहेगा ना, क्या कर दिया। तो यहां आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 2 जार, तो 3/18 का मतलब ये आपको कितना मिला टोटल 1/RT मिला है ना टोटल रेजिस्टेंस। तो अब ये RT करेंगे तो ये जो वैल्यू होती है ये रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो 18 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 6 जार 18, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल गया। कॉन्सेप्ट आया समझ? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, अब हो जाएंगे आराम से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 4 एंड 12 ओम इन पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल लोगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हमारा सिंपल फॉर्मूला है पैरेलल का। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है
1/R1, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 3, 4 और 12 ओम की। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। अब इसका एलसीएम कितना मिला? 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, 8/12। तो ये 1/RT है ना, 1/RT का मतलब क्या हो गया? अगर 8/12 है तो RT कितना हो जाएगा? ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 12/8। कितना आंसर मिला? 1 ओम टोटल रेजिस्टेंस। आ गया समझ? कोई डाउट? अ हॉट प्लेट ऑफ 20 वोल्ट लाइन हैज 22 ओम रेजिस्टेंस। एक हॉट प्लेट है, ठीक है, 20 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दे रहा है वो? 22 ओम के। दो रजिस्टर्स लगा रखे हैं, 2 रजिस्टर्स लगा रखे हैं 22 ओम्स के, ठीक है। फाइंड करंट सेपरेटली इन सीरीज एंड इन पैरेलल। हमें सीरीज और पैरेलल में करंट फाइंड आउट करना है। 2 रजिस्टर्स लगा रखे हैं, तो कैसे करेंगे इसको? सिंपल सी बात, अ हॉट प्लेट ऑफ 220 वोल्ट लाइन हैज 2 रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर्स इसमें लगे हुए, ठीक है। तो 22 प्लस 22 R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 44 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको कितनी मिल गई? 44 ओम। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे V इज टू IR वाला। तो पहले हमें क्या निकालना है? फाइंड करंट सेपरेटली इन सीरीज एंड पैरेलल। हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। V कितना दे रखा है? 220/44। यह हमने किस में निकाला है? सीरीज में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 jar 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है। कब? सीरीज में जब है। और इसी को जब आपने पैरेलल में लगाया प्लेट्स को, तो 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/22 प्लस 1/22। तो यहाँ तो आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो गया 11। तो 1/RT अगर 1/11 है तो RT कितना हो जाएगा? 11 ओम का। बस अब इसमें रख दो। I इज इक्वल्स टू V/R, वोल्टेज 220 है, रेजिस्टेंस 11 है, तो 20 एम्पियर का करंट इसमें से जा रहा है। आ गया समझ? क्या अभी टफ लग रहे हैं ये क्वेश्चंस? हो रहे हैं आराम से? आ रहा है कुछ कॉन्फिडेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन आता है ना। एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट वर्क्स फॉर 2 आवर डेली, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन SI एंड कमर्शियल यूनिट्स। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होती है, ठीक है। अब एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जूल को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना, सिंपल। पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, कितनी पावर है उसकी? 2 किलोवाट। तो पावर कितनी है? कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो P इंटू टी हो जाएगा। पावर कितनी है बेटा? 2 किलोवाट। टाइम कितना है? 2 घंटा रोज चल रही है ना, तो एनर्जी है, ये तो एनर्जी है ना, 4 जूल हो गया एनर्जी। मुझे इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। हाँ सॉरी, ये किलोवाट आवर में तो है ही है, ठीक है। 4 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें किस में? कमर्शियल यूनिट में तो है 4 किलोवाट आवर, हमें SI में कन्वर्ट करना है, जूल्स में कन्वर्ट करना है। ये तो कमर्शियल है ही है, कमर्शियल यूनिट तो क्या होती है? किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर में तो है ही है।
अब एनर्जी की यूनिट होती है जूल, जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, 4 किलो वॉट को 1000, जूल को 30, आर को 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि जूल पर सेकेंड होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये क्या कर दिया, 144, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 1.44 इंटू 10⁻7 जूल, ठीक है। डेसिमल के बाद देखो कैसे लगाते हैं इसमें डेसिमल, 144, 1 2 3 4 5 आना, इसमें डेसिमल के बाद तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि डेसिमल के बाद 0। अब ये जो डेसिमल है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने कितने जंप लगाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जंप लगाए 1.44 के पास आने के लिए, तो जितने जंप लगाए उतनी पावर, ठीक है। कोई डाउट, पक्का, ठीक है। हमने इसको किसमें, एसआई में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इन्होंने कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन द मंथ ऑफ जून, जून में 30 दिन होते हैं ना, तो यानी कि सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, तो कितना इसका 4 किलोवाट आर 30 दिन तक चल रहा है, तो 120 किलोवाट आर तो एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है कमर्शियली। अब पैसे कितने लग रहे हैं, रेट कितना है भाई, 3 रुपए पर यूनिट जा रहा है, तो 3 रुपए के हिसाब से 360 रुपीज हुए नहीं हुए, इतने 360 रुपए खर्च हुए कि 30 दिन तक जब ये चला। तो आ गया समझ, कोई डाउट है इसमें बेटा, आप लोगों को भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना जरूर। तो मैं आ गया सबको समझ, टफ लग रहा है अभी, सिंपल है, आगे बढ़ जाएं। ओके, ड्रॉ द नेचर ऑफ वीआई ग्राफ फॉर अ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर हमारी क्या होती है, नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, निकल प्लस क्रोमियम, है ना, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करती है ना। तो नेचर इसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी ना इसकी, तो उन्होंने हमें नेचर ऑफ वीआई ग्राफ, यानी कि इन्होंने रेजिस्टिविटी की बात की है तो कांस्टेंट ही रहेगा, नेचर थोड़ी बदलेगा अगर वायर कम ज्यादा छोटी बड़ी भी हो गई। तो इसका जो वीआई ग्राफ बनेगा बेटा, जब नेचर की बात हो रही होती है तो आप ये चीज समझ लेना, जब भी नेचर की बात हो तो ये बात गांठ बांध लेना कि वहां पर रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमेशा नेचर ऑफ सब्सटेंस बताती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है नेचर ऑफ वीआई ग्राफ, तो यानी कि कुछ इस तरह से हमारा कांस्टेंट ही बनेगा ना, ये सीधा ही बनेगा, ये वी ये आई और यहां पर ये आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है अ मेटेलिक वायर ऑफ 625 मिलीमीटर लेंथ, भाई एक मेटेलिक वायर है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 625 mm, ठीक है। तो L कितनी दे रखी है 625 mm, और कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है 4 ओम का रेजिस्टेंस, कितना ऑफर कर रही है 4 ओम का रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रही है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज, मेटल की रेजिस्टिविटी दे रखी है, यानी कि रो की वैल्यू है आपके पास, रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो आपको एरिया निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया 10⁻³ मीटर, है ना। क्योंकि हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/1000
मीटर, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो यहाँ 1 मिलीमीटर बच जाएगा, 1000 नीचे आ गया तो 1/1000 मीटर हो गया। ठीक है, तो हमने इसे, और अब हमारे पास 625 मिलीमीटर दे रखा है ना, इधर m लगा देना। ठीक है, अब हमारे पास 625 मिलीमीटर दे रखा है ना, तो 625/1000 यानी कि 0.625 मीटर। डेसिमल के बाद बेटा 625 नहीं बोलेंगे, 625 बोलेंगे हमेशा। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, कितना हो गया, 0.625 मीटर में कन्वर्ट हो गया। आया समझ? बस अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हटा दें आप। फॉर्मूला क्या है हमारा, किसका, हमें एरिया चाहिए ना, तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L/A, है ना। A इधर आ जाएगा और रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो रो L/R। तो रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻7। लेंथ कितनी है हमारे पास, 0.625 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम की। ठीक है, अभी ये हटा रहे हैं ओम, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। 625 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतना डेसिमल लगा दो। जैसे मैंने 625 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4 5, 6 2 जा 12, यहाँ जाएगा 5 2 6 10 5, तो कितना मिल रहा है, 7500। अब डेसिमल के बाद टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 ना, तो 4 वैल्यू के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 0.75 इंटू 10⁻⁻7। एरिया निकाला है ना, मीटर स्क्वायर। बस सिंपल। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट? डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जीरो थे, 4 वैल्यू थी, तो इसीलिए 1 2 3 4 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। अभी इलेक्ट्रिसिटी अच्छा लग रहा है? चलो भाई, अब हम यहां पर आ जाते हैं। पार का जो हमने फॉर्मूला बार बार पीछे पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, 2 बल्ब है बेटा, 40, 2 बल्ब हैं। ठीक है, एक बल्ब है 40 वॉट की, पार दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, इसकी पार और वोल्टेज दे रखी है। विच हैज हाई रेजिस्टेंस एंड हाउ मेनी टाइम्स। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो और उसके बाद कितना टाइम्स है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास पावर है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस यानी कि P इज इक्वल्स टू, पहले P1 V² अपॉन R। V स्क्वायर का मतलब 240 इंटू 240 अपॉन, एक सेकेंड पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकाल लिया ना, तो R1 पहले हम निकालते हैं, तो ये जगह V² अपॉन P1। क्या हो रहा है, ये वाला क्यों सेलेक्ट हो गया, तो हमें पहले R1 निकालनी है। तो R1 के लिए V² तो यही रहेगा, नीचे आ जाएगा P1, क्योंकि दोनों की पार अलग अलग है ना, हमारे पास वोल्टेज सेम है, पार अलग अलग है। वोल्टेज कितनी है इसकी, 240 इंटू 240 अपॉन पावर कितनी है, 40, 6 आ गया, 140 ओम मिल गया पहले के हमें रेजिस्टेंस। और दूसरे की रेजिस्टेंस अगर मैं R2 की बात करूंगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ठीक है, तो R2 की मैं बात करूंगी, यही वाला फॉर्मूला लगा रही हूं, V² अपॉन, लेकिन P1 की जगह P2 आ जाएगा। तो वोल्टेज तो दोनों की सेम है, पावर कितनी दे रखी है उसकी, 25। ठीक है, तो इसको हम 5 से कर देते हैं, 48 इंटू 48 निकालो फटाफट से, फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी जल्दी बताओ। 48 इंटू 48, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ।
इतना टाइम? करेक्ट है? अरे बाप रे, बताओ। ओके, तो कितना आंसर आया इसका? 2304। पक्का सबका? ओम मिल गया हमें। अब हमें ये बताना है यहाँ पर, फाइंड द करंट। नहीं 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 नहीं, हाँ करंट हमने निकाल लिया। हाउ मेनी टाइम्स, हमें रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, और कितना टाइम्स जो है वो ज्यादा है। तो भाई रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? तो R2 अपॉन R1, यानी कि 2304 अपॉन 1440। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर मिल रहा है? बताओ, जल्दी बताओ, डिवाइड करो थोड़ा, जल्दी जल्दी। बोलो। 1.6 टाइम्स। ठीक है, इधर देख लो, 1.6 टाइम्स ज्यादा है वो, इतनी रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, हो जाएगा। तो हमने 23rd क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट दे रखा है, 2 बल्ब्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया। ठीक है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। 2014 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, साल भी लिखा हुआ है यहाँ, कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। 2 बल्ब हैं, ठीक है, एक की पावर कितनी है? एक की पावर दे रखी है 100 वॉट और दूसरे की पावर दे रखी है 60 वॉट, और वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा भाई। सिर्फ आई तो निकालना है, इसका आई और इसका आई निकालो। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो I कितना हो जाएगा? P अपॉन V। पहले वाले की निकाल लेते हैं, P1 की हम निकाल लेते हैं, 100 अपॉन 220। ठीक है, 0.45 एम्पियर। और दूसरे की हम निकाल लेते हैं, ये I1 है पहले वाले का। I2 की अगर बात करेंगे तो P2 अपॉन V, P2 कितना है? 60 और ये 220 है, 0.27 एम्पियर। ठीक है, ये हमने दोनों का करंट निकाल लिया, सिंपल था, कुछ भी नहीं था। कोई डाउट किसी को अभी आ रहा है समझ? ठीक है, अच्छा, इसमें इन्होंने बोला था आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। रेजिस्टेंस तो नहीं दे रखी ना, ऑब्वियसली भाई, वोल्ट मीटर तो हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है ना, तो पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो कुछ हमें नया नहीं करना है इसके अंदर। रेजिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें करंट निकालना है। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि अरे ये तो पैरेलल में दे दिया, अब हमें क्या पैरेलल में कन्वर्ट करना होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, करंट जब भी मेजर करते हैं हम एमीटर से मेजर करते हैं, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है एक ही लाइन में, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है बेटा, याद रखना हमेशा।
तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, इन्होंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में, ऑब्वियसली पैरेलल में ही होना चाहिए, अगर सीरीज में होता तो हम करंट ही हम मेजर ही नहीं कर पाते इसको, क्योंकि कनेक्टेड ही गलत है वो। तो ये भी पूछ लेना, क्या पता बदल के इस तरह से दे दे कि वो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में तो हम लोग वोल्ट मीटर अगर कनेक्टेड होगा तो हम वोल्टेज मेजर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 बल्ब्स, 2 बल्ब हैं हमारे, ठीक है, ए और बी, एक की पार और दूसरे की वोल्टेज, एक की पार और दूसरे की वोल्टेज रखी है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। फाइंड इन ईच, फाइंड करंट इन ईच एंड विच कंज्यूम मोर एनर्जी। निकाल लोगे कौन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिसकी पावर ज्यादा है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, पावर ज्यादा लग रही है तो एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, सीधी सी बात। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, है ना? तो बल्ब ए की पावर ज्यादा है तो एनर्जी भी ये ज्यादा कंज्यूम करेगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके और कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर कितना मिला। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अपने भी दिमाग के घोड़े दौड़ा लो थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिवन एप्लीकेशन, ये हमने अभी पीछे कर लिया। इफ करंट इज ट्रिपल्ड हाउ डज हीट चेंजेस, अगर करंट ट्रिपल हो गया ये भी हमने कर लिया, देखो बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। इफ अनदर रेजिस्टर ऑफ डबल रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज, अब सीरीज में एक और रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, डबल रेजिस्टर लगा दिया कि अगर मान लो पहले ऑलरेडी एक रेजिस्टर था और इन्होंने बोला डबल रेजिस्टेंस ऐड कर दी सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई? हाउ डज हीट चेंज, अब हीट कैसे चेंज होगी? सिंपल फॉर्मूला लगाओ भाई, पहले वाली हीट थी हमारी I² RT, लेकिन अब हम नई हीट की बात करेंगे तो डैश लगाएंगे इसके ऊपर, और नई वाली हीट में हमारे पास करंट सेम है फिलहाल के लिए, रेजिस्टेंस में चेंज लाए हैं, ये थोड़ा 3R कर दिया है और ये हो जाएगा T, 3 को बाहर यहाँ ले आएंगे हम 3, ये हो जाएगा I² RT। तो हीट कितना टाइम्स H डैश इज इक्वल टू 3 I² RT, H के बराबर है तो यहाँ लिख देंगे H, तो 3 टाइम्स हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी पुराने वाली से, कुछ भी बदलता है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, हीट बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी तो बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, तो हमारे पास वोल्टेज दे रखी है और पावर दे रखी है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, निकालो रेजिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू V इंटू I, लेकिन हमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस, तो P इज इक्वल्स टू V² R, ये लगा देंगे हम, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी V² अपॉन R, है ना, तो 200 इंटू 200 अपॉन 100, अरे 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 यहाँ तो P नहीं लिखा, तो ये कट गया, तो रेजिस्टेंस 400 ओम्स की है। नाउ 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर, ऐसे ही 4 बल्ब जो हैं वो 4 घंटे तक जले, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम्स की। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, सॉरी 4 बल्ब यानी कि 100 वाट के 4 बल्ब कितने घंटे तक जले, 4 घंटे तक जले। तो हमारे पास अब पावर कितनी दे रखी है 4 इंटू 100 यानी कि 400 वॉट की पावर है, और टाइम कितना दे रखा है 4 घंटे तक जले। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, तो P का फॉर्मूला क्या है E अपॉन T, है ना, E यहां आ जाएगा, एनर्जी निकालनी है ना, तो P इंटू T, पावर कितना है 400, टाइम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा
1600 जूल्स इलेक्ट्रिकल, 1 किलोवाट आवर। पावर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 5 बल्ब से तो इनटू 5 कौन सा 5? 5 सच बल्ब्स बोल अच्छा 5 बल्ब हैं, ये 4 बल्ब है। 5 बल्ब ओ रुको 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 रुको, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बल्ब तो 5 है ना, तो ये 500 आ जाएगा इधर। 4 बल्ब नहीं है भाई, 5 बल्ब है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो हमारा पी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यानी कि पी इंटू टी एनर्जी हो जाएगी। तो पार कितनी है? 500। टाइम कितना है? 4, 2000 जूल्स। ठीक है, या 2000। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इतनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 50 पैसा पर यूनिट। तो कॉस्ट निकाल लोगे आप, इंटू 50 कर देना इसको। ठीक है, कॉस्ट निकाल लोगे, बस इसके साथ इसको इंटू 50 कर देना। तो 2000 जूल का मतलब 2 किलोवाट आवर हुआ या नहीं हुआ? 2000 जूल का मतलब 2 किलोवाट आवर हुआ या नहीं हुआ? तो ये 2 किलोवाट आवर को आप 50 पैसा से क्या करोगे? कोई डाउट? पक्का? तो 50 पैसा 0.50 लिखना, कहीं 50 से मल्टीप्लाई कर दो। पैसे हैं ये पैसे, वरना हाफ से कर दो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाएं। 100 ओके, ये तो हमने कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 30, ये भी कर लिया। 30 आ चुका है हमारा। 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, निकाल लोगे रेजिस्टेंट 1/R1, 1/R2, 1/R3, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। नाउ 2 रेजिस्टेंस 22 ओम्स कनेक्टेड सेपरेटली इन सीरीज इन पैरेलल, निकाल लोगे ये भी, ये वाला भी हमने कर लिया है। 3 रेजिस्टेंस एंड सीरीज विद 10 वोल्ट बैटरी, फाइंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग। करंट निकाल लो और वोल्टेज निकाल लो, वही है आपका एमीटर। रीडिंग की रीडिंग मतलब बताएगा ना कितना एम्पियर करंट आ रहा है, बताएगा ना कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, यानी कि V बता दोगे आप और I निकाल लोगे। तो किस तरह से करेंगे इसको? 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 5 ओम का, R2 10 ओम का, R3 15 ओम का। ठीक है, और वोल्टेज कितनी दे रखी है बेटा? 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब ये तीनों के तीनों सीरीज में लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? बोलो, 5 + 10 + 15 30 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हुआ। अब हमको सीधा फॉर्मूला लगा दो अपना, कौन सा वाला? ओम्स लॉ, V = IR। बात खत्म, V = IR। पहले वोल्टेज निकाल लें, वोल्टेज वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, तो कितना है? करंट कितना है? अच्छा नहीं, पहले तो हमें करंट निकालना पड़ेगा ना, तो V/R हमें करंट मिल जाएगा। तो करंट कितना है? 0.33 वोल्टेज कितनी है? 10, रेजिस्टेंस कितना है? 30, तो 0.33 एम्पियर। तो हमारी क्या हो गई? करंट हो गई। अब इन्होंने बताया है, क्योंकि भाई जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज तो डिफरेंट ही आती है ना। अगर इसका आपको याद हो तो कुछ इस तरह से बनता है ना, सीरीज में है ये 1 2 3, तो इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगी। करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो इन सब की वोल्टेज अलग अलग निकालनी होगी। R1 की अलग वोल्टेज, R2 की अलग वोल्टेज, R3 की अलग वोल्टेज। बात समझ आई नहीं आई? अगर पैरेलल में होता, देखो करंट तो सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा 0.33 एम्पियर, लेकिन अब वोल्टेज चेंज होगी। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले V कितना दे रखा है? टोटल छोड़ दो, अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल वोल्टेज है ना। ठीक है, तो पहले हम V1 निकालेंगे।
ठीक है, तो IR1, तो करंट कितना है 0.33 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम की, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 1.65 वोल्ट। पहले वाले के क्रॉस V1 कितनी है हमारी 1.65, फिर V2 कितना है हमारा, यहां निकाल लेते हैं, V2 कितना है IR2 यानी कि 0.33 इंटू 10 यानी कि 33 इंटू 10/100 कट गया, तो ये हो गया 3.33 वोल्ट। दूसरी सेकेंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग के अक्रॉस 0.33 वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रही है। फिर V3 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा IR3, ठीक है, तीसरे के पास 15 है ना, तो 0.33 इंटू 15 यानी कि 33 15/100, तो कितना मिल रहा है 495 वोल्ट। V3 हमें मिल रहा है 4.95 वोल्ट। ठीक है, सिंपल था, कॉन्सेप्ट समझ आया। हमने 3 वोल्टेज क्यों निकाली, क्योंकि जो हमारा कनेक्शन था वो सीरीज में था बेटा, और सीरीज में हमेशा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो डिफरेंट होगा, करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग आएगी। ठीक है, (33) क्वेश्चन हमने कर लिए। 34th, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम is bent in the form of a closed circle. What is the resistance between 2 points at the end of any diameter of the circle? क्या लगता है, एक तार है उसमें से करंट ड्रॉ हो रहा है। हेलो, हाँ हाँ हो रहा है, अभी करते हैं बात। हाँ हाँ 34th क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। ठीक है, तो अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड सर्कल। एक वायर है, इसको घुमा के सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा ही बन गया कुछ, सर्कल बना दिया, बना तो अभी भी टेढ़ा ही है लेकिन ठीक है, ठीक है, इसे सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल है इन्होंने क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड सर्कल। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायामीटर। डायामीटर, किसी भी डायामीटर के एंड में, डायामीटर सेंटर से जाएगा ना, सेंटर से जाएगा ना, तो किसी भी डायामीटर के एंड में कितना रेजिस्टेंस होगा। अगर ये 5 ओम की वायर है, कितना रेजिस्टेंस इसका, अगर रेजिस्टेंस 5 ओम का है, तो मैंने जब इसको घुमाया और डायामीटर को हम देखें तो ये 2 सेमी सर्कल में डिवाइड हुई या नहीं हुई, यानी कि तार आधी आधी हो गई ना, तो यानी कि रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा 2 पॉइंट के अक्रॉस। तो यहां पर डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2 यानी कि 5/2 ओम का, यानी कि 2.5 ओम का। सिंपल, हाँ ठीक है, बना के कर देना, थोड़ा लिख लेना इसको, रेजिस्टेंस को आधा करके दिखा देना। अगर 3 पॉइंट्स दे दे तो उसको 5/3 कर देना। हाँ हाँ, अगर किस में दिया होता तो, अगर ऐसे बीच में और ज्यादा, भाई इन्होंने डायमीटर की बात की है ना, डायमीटर की बात की है ना, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, आधा हो जाएगा ना सर्कल। जब सर्कल आधा हुआ यानी कि तार आधी हुई, तार आधी हुई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है ना हमारी लेंथ की और रेजिस्टेंस की, कि अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, अगर लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। बात समझ आई, आप लोगों को भी समझ आई बेटा? ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, मजा आया करने में, क्या ये टफ थे? और इस तरह से हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। स्टडी द VI ग्राफ ऑफ अ रेजिस्टर एज शोन इन द फिगर एंड प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द वैल्यू ऑफ I corresponding to 4 different values of V
फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर V इक्वल्स टू 10 वोल्ट। हमारे पास VI ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, वैल्यूज हमें शो कर रहा है, 4 डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है V की, 2 4 6 8, करंट की भी 1 2 3 4 करंट है हमारे पास, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट कि भाई 10 वोल्ट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, हमको ये बताना है सबसे पहले तो। फिर हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम द ग्राफ। रेजिस्टेंस हम कैसे रजिस्टर में से डिटरमाइन कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि अगर मुझे करंट निकालना है तो मैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लू, यानी कि 4 है ना मेरे पास, 1 2 3 4, तो मैं 8 में से 6 को, भाई इसमें से इसको, क्योंकि हमारा एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है ना, तो रेजिस्टेंस सेम है इसकी, तो मैंने वोल्टेज 8 माइनस 6 कर दी और यहां पर 4 माइनस 3 कर दी, तो कितना मिला, तो करंट कितना इसमें से ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट के अक्रॉस 2 ओम का करंट जो है वो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा, 2 ओम, ओ सॉरी एम्पियर, अरे भैया सॉरी ठीक है, लिखते लिखते हो जाता है, करते करते हो जाता है, इतनी हैवी लाइट्स होती हैं, समझ आ गया, ठीक है। तो करंट कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 एम्पियर का, कि जब 10 वोल्ट पे ऊपर जाएगा तो 2 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉप होगा, क्योंकि हमारा जो है कांस्टेंट करंट जा रहा है ना, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है ना हमारी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस ग्राफ। रेजिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सेम भाई कांस्टेंट है ना हमारी, तो हम क्या करेंगे, R का R क्या हो जाएगा, V अपॉन I, है ना। वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट दे रखा है इन्होंने, करंट कितना है 2, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 5 ओम की रेजिस्टेंस होगी इसमें से, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही रहेगी ना, वोल्टेज थोड़ी चेंज होगी। बात समझ आई। तो ये था हमारा 35th क्वेश्चन। तो क्या टफ लग रहा है, समझ आ गया अच्छे से, कितना हलवा चैप्टर था और बेकार में डर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको भी समझ आया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। ऑलराइट, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बच्चा पार्टी।